Hello students, now I'm going to start your next topic, that is power, that is 6.8. Before this मैं आपसे कहूँगा कि अपने दोस्तों की भी बताएं जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें इन वीडियोस का. ओके, सो पावर इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड. आई एम रिपीटिंग, पावर इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड. ये काफ़ी आसान है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं. एंड एवरेज पावर कैसे डिफाइन किया जाता है? PAV. एवरेज पावर. नॉर्मली पावर को हम P से इंडिकेट करते हैं. एवरेज पावर इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वर्क टू टोटल टाइम. रेशो ऑफ वर्क टू टोटल टाइम. इसकी यूनिट होती है वाट. इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. और इंस्टेंटेनियस पावर कैसे डिफाइन होती है? इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको हम PV बोलेंगे, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा रखा है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको हम V लिखते थे, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस पावर को हम P लिखेंगे. पावर मीन्स इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर एज टाइम इंटरवल अप्रोचेज जीरो. उस पहले भी हमने देखा था कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे टाइम को जीरो की ओर ले जाएंगे तो हमारा इंस्टेंटेनियस डेफिनीशन बन जाती है. ठीक है, दैट इज P इज इक्वल टू dW/dt. यानी कि सेम है, सिर्फ dd लिख देना है आपको याद रखने के लिए. और dW जो वर्क है वो कैसे लिख सकते हैं? FDR. R क्या है? डिस्प्लेसमेंट. ठीक, दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट P इज इक्वल टू FDR. W की जगह लिखा FDR/dt. ठीक, और ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी. सो इज इक्वल टू FV. ठीक, और ये क्या है? V क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, यूनिट इसकी मैंने बताई दी है. सो अब तक हमने तीन चीज़ पढ़ ली हैं: पावर, वर्क, एनर्जी. तीनों पढ़ लिए, और ये तीनों की तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं. ठीक, ये आपका वाट हो गया, ये जूल हो गया, और आप इसे याद रखना, ये आगे काम आ सकता है. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. ठीक, और जैसे जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ और भी मिलेगा, जैसे कि 1 वाट आवर इज इक्वल टू 1 को ऐसे ही लिखिए, 1 घंटे में होती हैं 3600 सेकंड, विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ जूल. ठीक है, और अगर ये 1 किलोवाट आवर होता तो 1 किलो की जगह 1000 रख देते, तब ये होता 10⁻6. ओके, नेक्स्ट 6.11, दैट इज कोलिजन. कोलिजन मतलब टकराना. ठीक है, कोलाइड हो जाते हैं. ठीक है, हियर वी शैल स्टडी कोलिजन ऑफ 2 मासेस. यहाँ पर हम 2 मासेस के टकराने को से क्या प्रतिक्रिया होती है वो पढ़ेंगे. जैसे कि बहुत आसान सा एग्जांपल है, कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, एक स्ट्राइकर से आप उनको, जो आपकी वो हैं वाइट या ब्लैक जो आपके पास गोटियां हैं, उनको मारते हैं आप. ठीक है, बिलियर्ड है, मार्बल की गेंद. हालांकि मार्बल की गेंद आपने कभी इस एग्जाम्पल में नहीं आया है, लेकिन आपने ये ज़रूर देखा कैरम बोर्ड, उसको ध्यान में रखना. सो हियर वी शैल फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन मास और वेलोसिटी, और क्या? एंगल. ठीक है, तो फिलहाल हम एंगल को तो भूल जाते हैं. फिलहाल हम ये कंसीडर करते हैं कि एक बॉल यहाँ पर थी और एक बॉल यहाँ पर है, M1 M2. इसे यहाँ पर मारा तो क्या कंडीशन होगी? एक ही डायरेक्शन में फिलहाल. ठीक है, या तो ये इसमें लगा तो ये
दोनों चलेंगी आगे, या एक रुक जाएगी एक बढ़ जाएगी, और या एक इसमें टकराई तो एक पीछे आ जाएगी, हो सकता है। जैसे कि आप दीवार में गेंद मारेंगे, दीवार तो हटेगी नहीं, गेंद ही वापस आएगी। ठीक है, ये कुछ केस हैं। ठीक है, तो इसका 6.11.1 है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा खिंच जाता है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में। इन इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक, तो मान लो दो बॉडी हैं, ये और ये दोनों आपस में टकराई, तो उनके दोनों के अलग अलग मोमेंटम कितने होंगे। तो मोमेंटम पहली बॉडी का, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम डेल्टा P1 इज इक्वल टू F12 डेल्टा T। मान लो दो बॉडी हैं, टकराने का टाइम है डेल्टा T टाइम, बहुत कम समय है, और F12 क्या है, फोर्स ऑन बॉडी 1 बाई बॉडी 2। तो ये आपका मोमेंटम हो गया P1। ऐसे ही दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, F21 डेल्टा T। डेल्टा T समय के लिए ये तो दोनों बराबर ही रहेंगे। और तो ये कहता है F21 क्या है, फोर्स ऑन बॉडी 2 बाई बॉडी 1। ठीक, बट एज पर थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ F12 शुड बी इक्वल टू F21 और F12 प्लस F21 शुड बी इक्वल टू 0। अब इसे नीचे ले जाइए, इस T को नीचे ले जाइए, तो ये डेल्टा P1 अपॉन T विल बी इक्वल टू F12। तो F12 की जगह रख दीजिए डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T इसके अनुसार, और इज इक्वल टू 0, और T से T को हटा दीजिए, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इन कोलिजन्स, जब दो गेंद आप मान लो टकराई, हम गेंद का एग्जाम्पल ये लेते हैं, टकराई, देन टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मतलब एक ही दिशा में है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसका मतलब ये हो गया लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। इट मीन्स टोटल इम्पल्स ऑन फर्स्ट बॉडी, टोटल इम्पल्स ऑन फर्स्ट बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑन सेकेंड बॉडी। ठीक, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मे नॉट बी कंजर्व्ड। क्यों कंजर्व नहीं होगा, बिकॉज ड्यू टू कोलिजन बॉडी में बी डिफॉर्म्ड, बॉडी की शेप बदल सकती है, मे बी डिफॉर्म्ड, एंड जब ये डिफॉर्म हो जाएगा और कोलिजन के द्वारा क्या होगा, साउंड और हीट विल प्रोड्यूस, हीट विल प्रोड्यूस। अब ये हीट और ये डिफॉर्मेशन और ये हीट क्या कर सकते हैं, विच विल कन्वर्ट पार्ट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, जो ये स्प्रिंग है, अगर हम इसे खींचा तो ये डिफॉर्म हो गया, और इसे कंप्रेस किया फिर डिफॉर्म हो गया। ठीक, तो उस कंडीशन में विच विल कन्वर्ट पार्ट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे या ऐसे किया तो वो दूसरी फॉर्म में एनर्जी बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन कंप्रेस्ड या स्ट्रेच्ड। ठीक है, जब ये कंप्रेस होती है या स्ट्रेच होती है। व्हेन स्प्रिंग कनेक्टिंग टू मासेस रीगेन्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। दोबारा बोलता हूँ, जब स्प्रिंग दो बॉडियों को कनेक्ट करती है, व्हेन स्प्रिंग कनेक्टिंग टू मासेस रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप,
अगर इन्होंने ओरिजिनल शेप ले ली, जैसे कि स्प्रिंग को अगर छोड़ दें तो वो स्प्रिंग अपनी शेप में आ जाती है। रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, इन दैट केस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल। अगर एक अपनी शेप में आ गए तो उस कंडीशन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल होंगी। लेकिन बट काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन टाइम डेल्टा टी जब ये टकराए हैं, इससे ये टकरा गया, बट काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग डेल्टा टी इतने समय के लिए जब वो टकराती हैं इज़ नॉट कांस्टेंट। ये काइनेटिक एनर्जी डेल्टा टी इतने समय के लिए कांस्टेंट नहीं होती। सच ए कॉलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। इस प्रकार का जो कॉलिजन है वो कहा जाता है इलास्टिक कॉलिजन। मोटी बात फेल में बताई देता हूँ। अगर बॉडी जब टकराई और उन्होंने अपनी शेप वापस ले ली है जैसे थे, लेकिन जो जितनी देर के लिए वो टकराए हैं डेल्टा टी टाइम के लिए, उस दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं होती है। बाकी इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती हैं। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं, ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक, नेक्स्ट है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? व्हेन डिफॉर्मेशन इज नॉट रिलीव्ड। डिफॉर्मेशन मान लो ऐसे कर रखा था और वो रिलीज नहीं किया गया है, इज नॉट रिलीव्ड एंड टू बॉडीज मूव टुगेदर। अगर दो बॉडी मान लो उन पर कोई आपस में टकराई और उन्होंने अपनी ओरिजिनल शेप, वो डिफॉर्मेशन रिलीव नहीं हुआ है, एंड टू बॉडीज़ मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ऐसी कंडीशन में अगर दो बॉडी चलती है, डिफॉर्म रीगेन नहीं किया, डिफॉर्म इज़ नॉट रिलीव्ड, उस कंडीशन में कोलिजन के बाद दोनों बॉडी अगर मूव करती हैं देन इट इज़ कॉल्ड कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। नंबर 3 क्या है? ये इसके और इसके बीच का केस है, इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली कंप्लीटली इनइलास्टिक के बीच का। ये इनइलास्टिक नहीं है, ये है कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। नंबर 3 क्या है? केवल इनइलास्टिक कोलिजन। इन दोनों के बीच की कंडीशन को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कंडीशन। जैसे कि कैसे से बोल सकते हैं? व्हेन डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज पार्टली रिलीव्ड, मतलब कुछ डिफॉर्मेशन पार्टली रिलीव हो गया लेकिन कुछ फिर भी रह गया, कुछ रिलीव हो गया कुछ नहीं हुआ है। इस केस में सम काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट, सम काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। दिस टाइप, उस कंडीशन में जब कुछ आपकी डिफॉर्मेशन रिलीव हो गया और कुछ नहीं हुआ है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी लॉस हो गई है, इस केस को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट की कंडीशन। और स्पेसिफिक टर्म क्या है? दिस इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।